नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना का संकट हर रोज बढ़ रहा है और रोजाना व्यवस्था के नकारेपन की पोल नए तरह से खुल रही है। आज की जो सबसे दर्दनाक खबर है वो महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां एक अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में लीकेज हुआ। एक टैंकर वहां पर ऑक्सीजन देने के लिए आया था, उसमें लीकेज हुआ और अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर 22 मरीजों की मौत हो गई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल ये कि इस विपदा की घड़ी में क्या जिम्मेदार लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हो रही है। अस्पताल के बेड से लेकर दवाओं की कमी से हमारा देश जूझ रहा है और इस सब के बीच लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की मार से भी लोगों की स्थिति पस्त है। तो ऐसे में हमारे देश के लोग जिएं तो जिएं कैसे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जुड़ रहे हैं। हम सबसे आपका परिचय करवाएं, उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोई माफी है? उफ, ऐसा अपराध सिर्फ मानवीय भूल कह के क्या बचा जा सकता है? कोई व्यवस्था इतनी गैर जिम्मेदार भी हो सकती है? इस सोच पर गुस्सा फूटता है। अस्पताल के बाहर प्लांट में ऑक्सीजन लीक हो और अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरीज जान गंवा बैठे। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ये जो कुछ हुआ है, कोरोना के संकट काल में शायद इससे बड़ा दूसरा अपराध न हो। इस अस्पताल में जो टांकी बिठाई गई थी, उस टांकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेसिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज और फिर मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई में कमी ने 22 जिंदगियां छीन ली। लेकिन राजनीति इस बात पर हो रही है कि जिम्मेदार कौन है। आता निग्लिजन्स म्हणावं का वर्कमॅनशिप, त्यातलं जो काम केलं, ज्यावेळी काम केलेलं असावं ते काम केलेलं वर्कमॅनशिपचा काही दोष आहे का? पण तांत्रिक हा बाब आहे आणि तांत्रिक बाबीमुळे खऱ्या अर्थाने ही घटना दुर्दैवाने घडलेली आहे। बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए। यह हादसा ऐसे समय देश के 3 बड़े डॉक्टर्स इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम आपको सीधे वहां पर लिए चलते हैं। Spreading very fast, and earlier it was happening in some remote locations of your town or a village. Now it is happening just next to your house, and it's a matter of time before it can happen in your own house. My message to all of you is, if you have any symptom like body fever, cold, cough, anything, or indigestion, diarrhea, vomiting, whatever problem you have, I have one important message. Please get yourself tested for COVID. That is the most important thing you need to do. For whatever reason, if you're not able to get the test done on the same day, please isolate yourself, because if you turn out to be positive, you don't want to end up infecting all your family members. And drink plenty of water and always wear a mask. Always wear a mask. That is very important. And you get your test done, and God forbid you're positive. God forbid you're positive. My recommendation is that first you see a doctor, get their opinion. It is very, very important for you to get the opinion from a well-trained doctor who knows how to manage COVID. And it is very important that they may ask you to undergo some blood tests. If it is required, you please do it. Don't panic. COVID is very common now, and it is a problem which can be solved provided you get the medical help at a very early stage and follow all the instruction given by the doctors. Now,
there is a possibility you may be asymptomatic. Then the doctors will tell you that stay at home. Yes, please stay at home. Isolate yourself. That's very, very important. Wear a mask and check your oxygen saturation every 6 hours with your own pulse oximeter. I expect every citizen of this country now to, at least every household, to have at least 1 or 2 pulse oximeters, which are freely available, and they're not very expensive. And believe me, they are very reliable. And check your oxygen saturation at least once in 6 hours. And after you check it, again, walk for 6 minutes, and then again, you check your oxygen saturation. If your oxygen saturation is staying above 94%, no problems. But if it's falling after the exercise, then you need to call your doctor. It's very, very important that you get the right treatment at the right time. That is very, very important. So before I end my talk, I just want to let you know that it doesn't matter whether you're 100% certain that the fever or a body ache, what you have is not due to COVID. Never rest assured. Because today, as far as doctors like me are concerned, देश के 3 बड़े डॉक्टर्स को आप लगातार सुन रहे थे। आपको बता दें, ये भरोसा देने की उनकी ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हेल्थ सेक्टर किस तरह से पूरी तरह से तैयार है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो बचाव रखेंगे तो यकीनन कोरोना का जो संक्रमण लगातार फैलता हुआ चला जा रहा है उसको रोक पाने में और उसकी चेन को ब्रेक कर पाने में हम सब कामयाब रहेंगे। वक्त की जरूरत भी यही है। डॉक्टर्स जो भरोसा बार बार आप सभी को दे रहे हैं, उस भरोसे को आप माने और जो भी सलाह आप लोगों को दी जा रही है उसका पूर्णतया पालन करें। लेकिन राज्यों की क्या है तैयारी, आपको बताते चले। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य सरकारें आखिरी विकल्प के तौर पर ही लॉकडाउन को माने। लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी बातों से यह भी बात छलक उठी कि जिस तरह से अभी कुछ कमी देखी जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, दवाइयों की हो, उसको पूरी किए जाने की कोशिशें लगातार सरकारों की ओर से की जा रही है। ऐसे में राज्यों का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बार बार ये बात भी कही जाती है कि जो हेल्थ सेक्टर है वो राज्यों का ही विषय है। इसी पर चर्चा करने के लिए आपको बता दें, अलग अलग राज्यों से तमाम स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। विश्वास सारंग हमारे साथ मध्य प्रदेश के मेडिकल शिक्षा मंत्री इस वक्त लाइव मौजूद हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जुड़ चुके हैं, टी.एस. सिंहदेव साहब। हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ पंजाब के भी स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे, जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका रुख करते हुए विश्वास सारंग जी, किस तरह की तैयारियां हैं मध्य प्रदेश सरकार की? पहला मेरा ये सवाल। और चूंकि अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर दवाइयों की कमी की भी खबरें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं, ऐसे में किस तरह से भरोसा देंगे आप अपने राज्य को? देखिए चित्र, हमारी पूरी तरह से तैयारी है। ये ज़रूर है कि ये एक महामारी है और केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा दुनिया विगत 1 वर्ष से लगातार कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। और ये जो सेकंड वेव आई है, ये निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से फैली है, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है, संकट भी बड़ा है, पर हमारी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। देखिए, इस पूरी कोरोना की लड़ाई लड़ने के 2 आयाम हैं। सबसे पहला तो हमें संक्रमण की चेन को ब्रेक करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों में जन जागरण हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और उसी के साथ साथ बिना बात के भीड़ इकट्ठी ना हो। तो उसके लिए मध्य प्रदेश में हमने कोरोना कर्फ्यू अलग अलग शहरों में लगाया है। ये टोटल लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि टोटल लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को भी चरमरा देता है और वो गरीब वर्ग जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उस पर भी विपरीत असर डालता है। तो हमने टोटल लॉकडाउन तो नहीं किया, पर यह बहुत ज़रूरी था। जिस प्रकार से संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हमने कोरोना कर्फ्यू, जो कि जनता कर्फ्यू के रूप में है, जनता की मांग पर, उस शहर की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मांग पर और वहाँ के व्यवसायी संगठनों की मांग पर हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। ये तो हमारा काम है संक्रमण को रोकने का। और दूसरा हमारा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि यदि कोई संक्रमित हो गया तो उसे हम व्यवस्थित रूप से इलाज दे सकें, और उसके लिए
जहां एक और बेड की संख्या बढ़ाने की बात है, उसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। ऑक्सीजन आज की तारीख में एक बड़ी चुनौती है, उसकी मॉनिटरिंग करना, ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके, ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था हो सके और सभी दवाइयों की व्यवस्था उचित हो सके, लोगों को उचित इलाज मिल सके, ये सब व्यवस्था हमने मध्य प्रदेश में की है। निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है, संकट बड़ा है, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिन और रात मेहनत कर हम इस समस्या के हल के लिए लगे हैं। और एक बात और चित्रा मैं कहना चाहता हूं, इस बड़ी लड़ाई में सबसे बड़ा अस्त्र यदि दिला कोई रहे है, हैं तो कि वो है पूरी तरह से राज्य सरकार की तैयारी है। 30 अप्रैल तक आप लोगों की ओर से ये जो कोरोना कर्फ्यू है, जिसको आप लॉकडाउन नहीं कहना चाहते हैं, आपका ये कहना है कि संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए बहुत जरूरी हो गया था। ऐसे में अब अगला सवाल, चूंकि भोपाल, इंदौर, शहडोल अलग अलग हिस्सों से मध्य प्रदेश के लगातार हैरान और परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है, कल प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि दरअसल लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार तभी विचार करे जब वो आखिरी विकल्प के तौर पर सामने आए। इसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? आप क्या भरोसा देंगे कि फिलहाल लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है? और क्या इसके साथ ही आपकी सरकार ने, सर संक्षेप में मैं जानना चाहूंगी, इस तरह की भी कोई व्यवस्था की है कि कोरोना का टेस्ट कराने के लिए अगर कोई भी जाता है अस्पताल तक तो तुरंत उसको कोरोना की किट भी उपलब्ध करा दी जाए? इस तरह की भी कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, दोनों बातें आपने जो कही, हम निश्चित रूप से, मैं पहले भी कह चुका हूं कि टोटल लॉकडाउन का हमारे प्रदेश में हमने कोई विचार नहीं किया है। कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से हम चेन को ब्रेक करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत शहरों में इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं बताना चाहता हूं छिंदवाड़ा में, क्योंकि छिंदवाड़ा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र में बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ा था, तो हमने आज से 1.5 से 2 महीने पहले ही छिंदवाड़ा में ऐसी पाबंदियां लगाई थी और उसका आज रिजल्ट है कि छिंदवाड़ा की पॉजिटिविटी या केस आना बहुत कम हो गए। बुरहानपुर भी हमारा ऐसा ही जिला है जो महाराष्ट्र से जुड़ा था, वहां हमने सख्ती की, कोरोना कर्फ्यू लगाया। आज उसका रिजल्ट है कि बुरहानपुर में हम उस चेन को ब्रेक करने में सफल रहे। तो निश्चित रूप से हम 30 अप्रैल तक इसको लागू किए हैं। टोटल लॉकडाउन करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, पर हम कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से निश्चित रूप से चेन को ब्रेक करेंगे। दूसरा, जैसा आपने कहा कि हम कोरोना, हमने दो तरह की व्यवस्थाएं चित्रा मध्य प्रदेश में की हैं। एक तो वो लोग जो कि फीवर क्लिनिक में आते हैं या अस्पताल में आते हैं और अपना टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट कराने की रिपोर्ट के पहले ही हम उन्हें जो बेसिक मेडिकेशन है उसका हम एक किट देते हैं, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि जब तक टेस्टिंग का रिजल्ट आता है उससे पहले वो उस बेसिक मेडिकेशन को शुरू करे। और दूसरा, एक व्यवस्था हमने और की है कि यदि शहरों में खासकर यदि किसी को सर्दी, जुकाम या बुखार की दिक्कत आती है, तो हमने नगर निगम की ओर से, जो हमारी लोकल सेल बॉडी है, उसके माध्यम से भी ये किट वितरित किए हैं। वो किट्स लेना, दवाइयां लेना शुरू करें, जिसमें इसकी जो सीरियसनेस है या इसकी गंभीरता हम पकड़ पाए और कोरोना उतना ज्यादा इफेक्टिव ना रहे, ये व्यवस्था हमने मध्य प्रदेश में की है। ठीक है सर, आप अपनी बात को और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत की खबरें अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि भरोसा दिया जाना आप लोगों की ओर से बहुत जरूरी है और ये बताना भी कि राज्य सरकारों की वास्तव में कितनी तैयारी है। अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, असलम शेख साहब, आप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, लगातार आपकी सरकार की ओर से भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन चाहे वो मुंबई ले लें या महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से ले लें, वहां से परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। असलम शेख तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास मैं चलूंगी, लेकिन अब सीधे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंहदेव साहब, अब मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि जब से केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया कि 18+ उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन दी जाएगी, लगातार इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है कोरोना से लड़ने के लिए? किस तरह से भरोसा देंगे अपने राज्य के लोगों को आप? चित्रा जी नमस्कार। जहां तक आपने वैक्सीनेशन की नई नीति के बारे में, पॉलिसी के बारे में पूछा, 18 साल की आयु के ऊपर के सभी नागरिकों को लगे, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हमारे भी लीडर्स, हमारे स्टेट के लीडर्स, नेशनल लीडर्स, हम लोग सब इसी बात की पहल कर रहे थे। 1 मई से इसका अनाउंसमेंट हुआ है, उसकी कोई चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने अब वो भार राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है कि आप राज्य अपनी तरह से टेंडर करिए या परचेज करिए और अपनी आपूर्ति करिए। इसमें स्थिति ये बनेगी, जो हम रेमडेसिविर में देख रहे हैं, कि जो चीज शॉर्ट सप्लाई में रहती है
जिस राज्य में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस राज्य के अधिकारी वहां पर फैक्ट्री के सामने बैठ जाते हैं और सप्लाई नहीं होने दे रहे। इसके लिए मैंने कल माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी बात की, आज माननीय सदानंद गौड़ा जी से भी बात की और सकारात्मक सहयोग उनका मिला और उनने कहा कि नहीं, जहां तक रेमडेसिविर का है हम व्यवस्था बना रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि वैक्सीनेशन के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनेगी कि राज्यों को अनुपातिक तौर पे सबको फैक्ट्री से अपने सामान को अपने राज्य तक ले जाने की अनुमति मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इस बात को कह दिया था कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो निःशुल्क वैक्सीनेशन देश के नागरिकों का कराए, लेकिन अगर केंद्र सरकार पीछे हटेगी और वो कहेगी कि नहीं हम 45 साल के ऊपर का ही करेंगे, 45 साल से नीचे के नागरिकों का हम नहीं करेंगे, तो राज्य सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि तैयार रहेगी और भले ही 1000 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा, केंद्र सरकार अगर आगे नहीं आएगी तो राज्य की सरकार पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई, लेकिन एक और बात है जी सर, तैयारी के बारे में बन्ना गुप्ता जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है? लोगों को आप आश्वस्त करेंगे कि रेमडेसिविर या दूसरे अन्य जो दवाइयां हैं जो मार्केट में इस वक्त उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर क्या आप लोगों की तैयारी है? उसकी कमी की भरपाई किस तरह से की जा रही है? इसके बारे में जरा जल्दी से रोशनी डालिए, उसके बाद मैं फौरन झारखंड आपके पास आऊंगी। बन्ना जी, कोई हमने टेंडर कर लिया था, एक कंपनी को टेंडर मिल भी गया है, हमने परचेसिंग ऑर्डर दे दिया है, वो कंपनी आगे पीछे कर रही है अभी भी सप्लाई के बारे में। हर तरीके से हमारे अधिकारी उनके डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर से संपर्क में है कि आप जो कमिटमेंट आपका था कि आप इस हफ्ते से इतनी दवाई उपलब्ध कराएंगे, प्लीज उसको फुलफिल करिए। तो ये प्रक्रिया जारी है, वो सप्लाई आ जाती है तो रेमडेसिविर का दबाव ये कम हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रोडक्शन में हमारा स्टेट सरप्लस है, दूसरे राज्यों को यहां से जाता है लिक्विड ऑक्सीजन भी, और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स भी हमने लगाए थे और केंद्र सरकार से भी मांगे हैं और हमने भी मंजूर किए हैं। टेस्टिंग के लैबोरेटरीज हम बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग किट्स हम लोगों ने परचेज कर ली हैं और उसकी अब कमी नहीं होगी। और टेस्टिंग ट्रेसिंग को थोड़ा सा अब कम तवज्जो, लेकिन ट्रेसिंग भी और ट्रीटमेंट, तो जैसे दवाई की बात आ रही थी, पूर्व में मंत्री जी कह रहे थे, हम लोगों ने भी ये निर्णय लिया है कि टेस्टिंग के स्थान पे ही अब हम प्रोफिलैक्टिक दवाइयां भी, अगर कोई नेगेटिव भी आते हैं और उनके लक्षण हैं, हम तत्काल उनको प्रोफिलैक्टिक दवाइयां उपलब्ध करा देंगे और आरटीपीसीआर टेस्ट में देरी ना हो, लेकिन अगर देरी भी होती है तो वो अलग होके और ये दवाइयां लेना चालू कर दें और टेस्टिंग में देरी ना हो, ये हमारा दूसरा टारगेट है। सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। सारंग साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संदेश साहब एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे और चाहूंगी। आप लोगों का ये मानना है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, देखिए अब कोरोना से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जितनी तेजी से आगे बढ़ाया जाए उतना बहुत ज्यादा मौजूदा वक्त में जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगला सवाल है, 91 लाख लोगों को आप लोगों को वैक्सीन दिलानी होगी, जो आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़े हैं, अगर मैं सही हूं तो आप बताइएगा इसको लेकर। इसके साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन को फ्री किए जाने को लेकर जो फंड है वो केंद्र सरकार आप लोगों को मुहैया कराए, लेकिन यूपी सरकार की ओर से तो खुद से निर्णय ले लिया गया है। उसका ये कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, उसने कहा है कि हम फ्री वैक्सीन देंगे। छत्तीसगढ़ इसको लेकर तैयार क्यों नहीं दिखता? मैंने आपको पहले ही बताया, शायद मैं स्पष्ट तौर पर नहीं कह सका, कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो बजट सेशन में ही कह दिया था कि अगर केंद्र सरकार नहीं उपलब्ध कराएगी, उस समय भी संशय था, तो राज्य की सरकार कराएगी। तो ये तो उन्हें घोषणा कर ही दी थी। आज ही मेरी उनसे बात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि नहीं हम करेंगे। उसी के लिए मैंने 1000 करोड़ की बात कही थी, हम अपने तरफ से परचेस ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री जी की औपचारिक सहमति आ जाती है, हम पत्र भी उनको भेज दे रहे हैं। और 1 करोड़ 20 लाख की करीब आबादी होगी, 40% आबादी 3 करोड़ में, तो 1 करोड़ 20 लाख की आबादी होगी 45 साल से नीचे की। और वैक्सीनेशन की भी बात आती है। चित्रा जी, बस एक ये ग्राफ में दिखाना चाह रहा था, मैंने इसीलिए रख लिया था। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ टॉप राज्यों में है परफॉर्मेंस में अभी तक, तो हम अभी भी पीछे नहीं रहे हैं। और वैक्सीन अगर मिलती रहेगी तो आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि अपने नागरिकों को हम निराश नहीं करेंगे। तो क्या आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में वैक्सीन देने की तैयारी की जा चुकी है आपकी ओर से? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, साथ में हम उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं,
मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ पूरी तरह से हम लोग रहते ही हैं और रहेंगे, तो 1 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए उसके लिए लगने की संभावना है। केंद्र सरकार ने हाथ पीछे कर लिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करने के बावजूद भी, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे मुख्यमंत्री पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, मतलब आप इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं और आपका ये कहना है कि अपने राज्यों को लेकर आप लोगों की पूरी तैयारी है। अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए यहां पर विश्वास सारंग जी, देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मौजूदा जो वक्त है उसके मद्देनजर भी, और इसी के साथ ही सबसे पहले तो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं आप लोगों की, इसको लेकर क्या है तैयारी, इसके बारे में किस तरह से आप मध्य प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करेंगे? चित्रा, कोरोना के पूरे इलाज में ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है क्योंकि एक दवाई के रूप में काम करता है। पर आज की तारीख में देश के सामने ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है और मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से लगातार पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जिस प्रकार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से ऑक्सीजन को लेकर हमें तैयारी करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख तक हमारी खपत और आपूर्ति में कहीं कोई डिसबैलेंस नहीं है। सब उसकी जो अनुपात है वो हमने मेंटेन किया है और हमने आगे तक की भी पूरी तैयारी की है, चाहे वो ऑक्सीजन उपलब्धता का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो। पर फिर मैं कहूँगा ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, तो हमने इसमें जो तैयारी की बात है, जहां एक और हमने आपूर्ति को सुनिश्चित किया है, देश के जिस जिस हिस्से से हम ऑक्सीजन ला सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन की सुचारू व्यवस्था कर रहे हैं। हमने ऑक्सीजन के टैंकर को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है और ये सुनिश्चित किया है कि उसको हम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हम उसके टैंकर को लेके आते हैं, हम उसकी पायलटिंग करते हैं जिससे वो समयबद्ध तरीके से डॉक्टर्स तक, हॉस्पिटल तक पहुंच सके। उसके साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हम ऑक्सीजन की अपनी खपत को कम कर रहे हैं। पैरेलल जो हमारे सोर्सेज हैं, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो या छोटे छोटे ऑक्सीजन के प्लांट हॉस्पिटल में लगाने की बात हो, उस पर भी हम काम कर रहे हैं जिससे कि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसको कम करें हम, और ऐसी तैयारी हम कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है और जिस तरह की खबरें आज महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई हैं उससे सबक लिए जाने की भी जरूरत है, क्योंकि वहां पर 22 लोगों की मौत की खबर यकीनन बहुत ज्यादा अपने आप में दुखद हो जाती है। तो इसको लेकर चुनौतियां भी कई हैं। इन सब के बीच हमारे साथ पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह साधु जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कोरोना काल के इस दौर में क्या है आप लोगों की तैयारी, किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं, कमी कहां पंजाब सरकार इस वक्त महसूस कर रही है, विस्तार से अगर आप जानकारी दें और अपने राज्य के लोगों को आप आश्वस्त कर पाएं। बलबीर जी। ऐसे मैडम के हमारे जो कोरोना का काफी प्रकोप है वहाँ पंजाब में भी है और जो जुगे स्ट्रेन आने के बाद काफी हमारे इसमें इजाफा भी हुआ है और काफी हमारी डेथ्स भी हुई हैं। ऐसी बात नहीं कि हम इस चीज से डरते नहीं कि अब सच बोलना ठीक है कि जो कोमोर्बिडिटी है उसके कारण हमारे पंजाब में डेथ भी ज़्यादा हुई है। और दूसरा जो पंजाब सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी की बात है, जहाँ कोविड को रोकने की बात है, उसमें हमने हर तरह का अपना हीला बरता है कि हर तरीके से इसको कैसे रोकना है, चाहे वो मेडिकल तौर पे, चाहे ट्रीटमेंट की बात है, ट्रेसिंग की बात है, चाहे सैंपलिंग की, टेस्टिंग की बात है, हर चीज़ को हमने प्रायोरिटी दी है। लेकिन फिर भी जो हमारे माइग्रेंट्स जो बाहर से लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पंजाब का एक रीजन है दोआबा, उसमें बहुत सारे लोग यूरोप में हैं, बहुत सारे यूएसए में हैं, बहुत सारे कनाडा में हैं और कंट्रियों में भी हैं, और प्लस बहुत सारे लोग हमारे पूरे इंडिया में, चाहे आईटी इंडस्ट्री की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, जहाँ बम्बे में हैं, जहाँ पूना में है, जहाँ बंगलौर में है, वो भी बहुत सारे लोग वापस पंजाब में आ रहे हैं। इसी कारण हमारे जो जुके स्ट्रेन का जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे असर रहा देखने को मिल रहा है, और जो पॉजिटिविटी है वो भी डे बाई डे काफ़ी बढ़ रही है जी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो बेड फैसिलिटी है प्लस लेवल 2 या लेवल 3 की, वो काफ़ी सफिशेंट है हमारे पास। और दूसरा जो मेडिसिन की बात है, मेडिसिन भी हमारे पास काफ़ी अच्छी सफिशेंट तरीके पे ज़रूरत है हमारे को डेली के लिए, वो पूरी हमारे पास इस वक्त है। और ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट हमारी पोजीशन नॉर्मल है।
लेकिन जेकर ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे को ऊपर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पर जिस तरीके से हमारे जो लोग लगे हुए हैं उससे ऐसे लगता है कि कुछ दिनों में हम इसको कंट्रोल कर पा लेंगे। पर सबसे जो बड़ी बात है, जो सेंटर का जिसमें बहुत बड़ा रोल है, वो है वैक्सीन का। वैक्सीन जो हमारे जिस तरीके से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था और प्लस मैन पावर हमने बहुत अच्छे तरीके से टैकल की थी, लेकिन आज हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है। बलबीर सिंह सिद्धू साहब, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ठीक है सर, मैं आपकी बातों को समझ गई, लेकिन इसी के साथ अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है। देखिए, आप ये बता रहे हैं कि आपकी तैयारी यानी कि राज्य सरकार के तौर पर पंजाब पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वहीं हफ्ते में एक दिन के लॉकडाउन का ऐलान भी आप लोगों की ओर से किया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर उनकी ओर से कहा गया था कि बहुत जरूरी हो तभी आखिरी विकल्प के तौर पर लोग इसको अपनाएं। तो इस पर क्या है टिप्पणी आपकी सिद्धू साहब? देखो, बात ऐसे है, मोदी साहब कुछ भी कहें, आज रामनवमी थी, हमारे मंदिरों में बहुत सारे रिलीजियस हैं, बाकी नवरात्रे हैं, उसी कारण बहुत बड़े पद्धर पे जो क्राउड होना था। ठीक है, उसी कारण चंडीगढ़ ने जो फैसला किया वही सेम हमने लागू किया उसको, कि चंडीगढ़, मोहाली या पंचकुला ट्राई सिटी है, इसमें कुछ भी कुछ ज़्यादा आपस में डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और लोगों को आपस में मिलना जुलना प्लस जो शादी जब सोशल फंक्शन है उसमें मिलना जुलना रहता है, तो इसी कारण हमारे स्प्रेड होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो हमने इसलिए आज इसको कर्फ्यू लगा दिया उसी पैटर्न पे जैसे चंडीगढ़ में वैसे ही पंजाब में लगा। लेकिन जो वीकेंड की बात है उसमें क्या है कि वीकेंड पे पंजाब में हमने सिर्फ एक दिन का कर्फ्यू जो है, उससे क्या है कि हमारे जो पंजाब का कल्चर है, जहाँ कोई शादी करता है उसमें 400-500 लोग, जहाँ कोई इवन कोई दुख का समय है उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। उसके लिए हमारे को थोड़ा करना पड़ा कि लोगों को कैसे बचाना है, एहतियात कैसे बरतना है, उसी कारण जो हमें को लॉकडाउन की जरूरत पड़ी है। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है। महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। राज्य सरकारों की ये इस वक्त में जब कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो कि बहुत अग्रेसिव होकर कोरोना से लड़ने के तमाम एहतियाती उपाय अपनाए जाएं, और इसी वजह से अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के जरिए हम जान रहे हैं कि आखिर उनके राज्य में कोरोना से लड़ने की क्या है तैयारी। और इसके अलावा 18+ यानी कि 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन दिए जाने की जो अब तैयारी करनी है, 1 मई से जो वैक्सीन दिए जाना है उसको लेकर लोगों को क्या करना होगा, इसके बारे में हम उनसे जानकारी ले रहे हैं। झारखंड भी आपको लिए चलेंगे। बन्ना गुप्ता जी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन याद रखें अपने घर से अगर आप बाहर निकलते हैं, बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अलग अलग राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि राज्यों की क्या है तैयारी, क्योंकि महामारी के एक ऐसे वक्त में जब तमाम राज्यों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है, यकीनन कहीं ना कहीं चरमराती हुई ये व्यवस्था ये संकेत करने के लिए काफी है कि राज्य सरकारों ने कोई सबक नहीं लिया बीते 1 सालों में। इसी वजह से अलग अलग हिस्सों से खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जो हर किसी को परेशान करने को तत्पर दिखाई देती हैं। सीधे हम रुक कर लेते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बन्ना गुप्ता जी, 22 अप्रैल यानी कि कल से लेकर 29 अप्रैल तक के लिए आप लोगों की ओर से लॉकडाउन लगा दिया गया है झारखंड में। यकीनन कोरोना की चेन जिस तरह से लगातार, क्योंकि राष्ट्रीय औसत के आंकड़े को भी झारखंड क्रॉस कर चुका है, ऐसे में मौजूदा वक्त में क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एकमात्र आखिरी विकल्प रह गया था कोरोना की ये जो चेन है उसको तोड़ने के लिए? और साथ ही राज्य सरकार की आपकी मौजूदा वक्त में क्या है तैयारी, कमी कहां पर है जिसको दूर करने की आप कोशिश में लगे हुए हैं? बन्ना गुप्ता जी। जी नमस्कार चित्रा जी। चित्रा जी, ऐसा है कि निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं वो काफी जटिल और काफी जो है पिछले बार के तुलना से काफी प्रभावशाली तरीके से ये आया है, और इसके काफी गंभीर परिणाम भी हो रहे हैं। मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है, और हम लोग लगातार इस प्रयास में है कि जो इसका चेन है उस चेन को किस तरीके से तोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लगातार टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ट्रैकिंग भी कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो आज आवश्यकता के रूप में रेमडेसिविर है उसकी जरूर कमी हो रही है, और हमने प्रार्थना भी किया है केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से
कि हमको बांग्लादेश से ही आयात करने की इजाजत दी जाए, ताकि हम जो है 50,000 डोज अपने राज्य के लोगों को उसकी उपयोगिता से लाभान्वित हम कर सके। और इसी के साथ साथ जो ऑक्सीजन वगैरह की तो हमारे यहाँ कमी नहीं है। ऑक्सीजन तो हम लोग लगातार जो है, हमारे यहाँ 5 ऑक्सीजन की निर्माता कंपनियां हैं जो 390 टन प्रतिदिन जो है कि उनका उत्पादन है, और हम मतलब उत्पादन की क्षमता है, और 310 टन हम उत्पादन कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में हमको 80 टन जो है राज्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऑक्सीजन तो हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन उसके सिलेंडर वगैरह जो है उसकी कमी जरूर आ रही है। लेकिन हम लोगों ने सीमित संसाधनों में भी अपनी सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन ये लॉकडाउन अति आवश्यक इसलिए प्रतीत हुआ है क्योंकि ये एक चेन को तोड़ने के लिए ये नितांत आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में भी कई तरह से तैयारियां की थी, जैसे शाम को 8 बजे के बाद जो है सारी जितनी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो बंद रहेंगे, 5 लोगों से ज्यादा कहीं भी अनावश्यक रूप से जमावड़ा नहीं करेंगे। तो लगातार प्रयास चल रहा है और हम अपनी टेस्टिंग को भी बढ़ा रहे हैं। और आपके माध्यम से हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि कुछ हमारे इस ट्राइबल और पिछड़े राज्य के लिए विशेष कृपा और विशेष प्रधानमंत्री जी की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम जांच का जो हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और जिस तरीके से लगातार जो है 4,000, 4,500, 3,000, 2,000, 5,000 करके मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थितियों में हम लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जो राज्यों में इस तरह के हालात हैं वहां व्यक्तिगत उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और वो केंद्र से उनको एक बड़ी सहायता उनको भेजनी चाहिए, ताकि हम लोगों को जो आज रेमडेसिविर के चलते जो है त्राहिमाम मचा है। अब ये अलग सी बात है कि उसकी आवश्यकता तो डॉक्टर तय करेंगे, लेकिन हर एक आदमी ये जरूर कह रहा है कि हम लोगों को एक रेमडेसिविर लगवा दीजिए, हमारा 6 का कोर्स करवा दीजिए। तो हम ये जरूर प्रार्थना करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आज जरूरत है कि लॉकडाउन की भी जरूरत है, टेस्टिंग की भी जरूरत है, ट्रैकिंग की भी जरूरत है, ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, और केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके हमको जो है एकदम अलग थलग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोगों को साथ प्रधानमंत्री जी के हर आदेश को, निर्देश को राज्य ने माना है, ICMR के गाइडलाइन को हम पूरा फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जरूर हम प्रार्थना करेंगे। साहब की बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक है सर, यहाँ पर मेरा अगला सवाल आपसे यह है, देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछले बार की परिस्थितियां अलग थी, इस बार की स्थितियां अलग हैं, लॉकडाउन बहुत आखिरी विकल्प के तौर पर भी अपनाया जाए, और मुख्यमंत्री खुद सोरेन इस बात को मानते हैं कि किस तरह से झारखंड एक गरीब राज्य है, वहां के लोगों की परिस्थिति दूसरे चाहे महाराष्ट्र या दिल्ली अन्य राज्यों से वहां की तुलना नहीं की जा सकती। तीसरा मेरा सवाल आपसे यह भी होगा कि मजदूरों की एक बड़ी तादाद अब अलग अलग राज्यों में, चाहे वो राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन हो या फिर अन्य राज्यों में हो, वहां से वापस लौट रही है। झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के पास पता नहीं किस वो मानक से, किस नापतोल से वो नापते हैं कि कहाँ आवश्यकता है लॉकडाउन की और कहाँ आवश्यकता नहीं है लॉकडाउन की, और क्यों अंतिम विकल्प के रूप में लॉकडाउन रखा जाए और क्यों लॉकडाउन नहीं किया जाए और क्यों किया जाए। वो उनके राजनीतिक तर्क हो सकते हैं, उनकी अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मैं बहुत बेबाक बोलता हूँ और सही बोलने पर विश्वास करता हूँ, तो ये लॉकडाउन तो देखिए अब चूंकि पहले जो जिस तरीके से ये बीमारी आई थी कोविड-19, आपने देखा होगा उसमें देश की भी मृत्यु दर जिस तरीके से अभी मृत्यु दर बढ़ रही है और जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, ये स्थितियां पिछली बार नहीं थी। और पिछली बार जब नहीं थी तब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाना जरूरी है और तरह तरह के नारे भी दे दिए थे, थाली भी बजवा दी थी, ताली भी बजवा दी थी। अब वो एक नया भी शिगुफा छोड़ रहे हैं कि भाई लॉकडाउन मत करिए, इससे हानि हो रही है। तो फिर आपने पहले क्यों नहीं मूल्यांकन किया था? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको उसी समय मूल्यांकन करना चाहिए था कि देश में क्यों फिर लॉकडाउन लगाया गया उस समय, जिस समय उसकी आवश्यकता नहीं थी। आज तो आवश्यकता है, तो आप लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में कह रहे हैं, जबकि उस समय आवश्यकताएं नहीं थी
और यदि आवश्यकता उस समय थी तो शुरुआती समय में थी, जब जो है हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति का आगमन हो रहा था, उसी समय यदि हम अंतर्राष्ट्रीय विमानों को रोक देते और भी बहुत सारी चीजों को एक्सरसाइज करते तो ये स्थिति, भयावह स्थितियां नहीं होती। लेकिन आज जबकि मृत्यु दर ज्यादा है, आज राज्यों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, तब प्रधानमंत्री जी का एक नई बात आ रही है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प रखे और कोरोना कर्फ्यू करिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इस देश की व्यवस्था चल रही है कि आपदा को अवसर बना दीजिए और जो है इंजेक्शन जो है वैक्सीनेशन को उत्सव बना दीजिए। लोगों में मातम है, लोग बीजेपी के नेता हमारे साथ रहते तो इस सवाल का जवाब मैं जरूर लेती। आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन मौजूदा वक्त केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ मिलकर चलने का है, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं झारखंड, वही बात तो है, अगर लोग परेशान है तो राज्य सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। सर, आपकी उतनी ही जवाबदेही है जितनी की केंद्र की है। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के। हाँ चित्रा जी, तो आप इस बात को मानिए कि आप लोगों ने भी एक साल में भगवान भरोसे पूरे के पूरे सिस्टम को छोड़ रखा था। चित्रा जी सुनिए तो, आप बात तो सुनिए। डबल इंजन हमने कैसे छोड़ रखा था? एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं था हमारे झारखंड में। हमने 8 जगह आरटीपीसीआर लैब स्थापित किए हैं, 28 आरटीपीसीआर मशीन डाले हैं, 200 से ज्यादा ट्रूनेट मशीन डाले हैं। हमने 4 जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए हैं अपने अस्पतालों में। अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा उसमें जो है पीएसए का हमको उसमें परमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि एक साल में हम जो है एक साल में नाटक नौटंकी कर रहे थे और हम एक साल तक जो है हाथ में हाथ धरे बैठे थे? हमने तो प्रत्येक दिन वर्क किया है, प्रत्येक दिन वर्कआउट किया है, और हम भाग नहीं रहे हैं और हम भागने वाले नहीं है। हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सर, आपकी इतनी अच्छी मीठी बातें हैं ना, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, और अगर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी तो हालात इतने खराब होते हुए झारखंड के क्यों चले गए? और ये सिर्फ बात एक राज्य की नहीं है सर, मेरा सवाल सिर्फ एक राज्य झारखंड या किसी एक से नहीं है। मेरा सवाल हर एक उस राज्य से है जहां की जनता इस वक्त त्राहिमाम की स्थिति में है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि लोग किस तरह से हॉस्पिटल में जाकर लंबी लाइनें लगा रहे हैं, कतारें लगा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में बेड तक मुहैया नहीं हो पा रही है, उनको दवाइयां नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। और यकीनन अगर बीते 1 सालों में हमारी तैयारी रहती तो आज हालात इतने ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुए रहते। ये सवाल सिर्फ एक राज्य का नहीं, ये हर एक राज्य से सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। लौटकर जब वापस आएंगे तो उसके बाद जनता से जो सवाल हमने पूछे थे क्या मिले हैं उसके जवाब बताएंगे आपको। कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।